बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ की बहुत याद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ की बहुत याद रहो। ये शेर मशहूर शायर मीर तकी मीर साहब का है, जिसका मतलब ये है कि चाहे दुनिया के बोझ से दबे रहो, परेशानियों से गुज़रो या दुनिया में खुश रहो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कर जाओ जिससे कि बाद मरने की भी आपको ये दुनिया याद करे। ऐसी ही एक शख्सियत जिसको अब दुनिया मरने के बाद भी याद कर रही है, उसी के बारे में एक बड़े अदीब, एक बड़े साहित्यकार के बारे में मैं आपसे आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ, कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कथाकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की, जिनकी शख्सियत पर ये मीर तकी मीर साहब का शेर बिल्कुल फिट बैठता है। आपसे कौन वाकिफ़ नहीं है, दुनियाए अदब में लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ और 14 से ज़्यादा उपन्यास उर्दू और हिंदी में लिखकर आप दुनिया को सरमाया जो दे गए साहित्य का, वो आज भी विचार विमर्श में के केंद्र बिंदु रहता है। प्रेमचंद जी का, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, दुनिया अदब में जितना बड़ा नाम है, उस हिसाब से उनके ऊपर बहुत, उनके किरदार पर, उनके कामों पर रोशनी डाली जानी चाहिए। इस सिलसिले में मैं, हालांकि हम सब ने, बहुत से लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में हिंदी में उनकी जीवनियों में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन फिर से ये चीज़ें ताज़ा हों और उनके साहित्य पर कुछ विमर्श हो, मैं चाहता हूँ एक सिलसिला शुरू करना है इसमें। मुंशी प्रेमचंद जी का, जैसा कि हम सब जानते हैं, जीवनियों में पढ़ा है मैंने, आपने भी पाठ्यक्रम में हिंदी में पढ़ा होगा कि मूल रूप से बनारस के पास एक लमही गांव है, वहां आप पैदा हुए 31 जुलाई 1880 को। अजायब राय जी के यहाँ आपका जन्म हुआ, एक साधारण कायस्थ परिवार था। आपके पिताजी एक डाक मुंशी थे, तो मुंशी जो उनके नाम के आगे लग गया, डाक मुंशी होने से, जैसे अभी भी परंपरा है, हम देखते हैं देहात में या कहीं कोई मास्टर है तो उसके घर में पत्नी के साथ नाम मास्टरनी लग जाता है, मास्टर साहब, डॉक्टर डॉक्टरनी। तो बस उसी परंपरा से डाक मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी थे, तो उनके नाम के आगे मुंशी लगा। इनके यहाँ मूल रूप से तो प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो तो नवाब राय या धनपत राय था, हम सब जानते हैं। शुरू में उन्होंने इसी नाम से लिखा भी, नवाब राय या धनपत राय के ही नाम से। शिक्षक रहे शुरू में, लेखक थे, पत्रकारिता भी की, बहुत उतार चढ़ाव भरी उनकी ज़िंदगी रही। 1910 में जब अंग्रेज़ हुकूमत करते थे हिंदुस्तान में, तो सब एक जज्बा सा जगा हुआ था मुल्क को आज़ाद कराने का अंग्रेज़ों से, तो उस मुहिम में मुंशी प्रेमचंद भी शामिल हुए। उन्हें बहुत प्रभावित किया गांधी जी के या और देशभक्तों के क्रांतिकारी विचारों ने। तो उस वक्त उन्होंने जो कहानी सब हम सब जानते हैं उर्दू में लिखी थी, सोज़े वतन के नाम से, जिसे हम हिंदी में राष्ट्र बिलाप कह सकते हैं। तो उसमें जो उनके क्रांतिकारी विचार थे, उनको अंग्रेज़ सरकार का माथा ठनका कि भाई ये तो चिंगारी, कुछ आज़ादी की इसमें चिंगारी और उसी भावभूमि पर है और इससे लोग बहुत प्रेरित होकर हमारे ख़िलाफ़ बड़ी मुहिम चल सकती है। तो उस कहानी को ज़ब्त कर लिया गया था। ज़ब्त किया तो, और चूँकि उनका नाम नवाब राय धनपत राय के नाम से लिखी थी वो मूल रूप से कहानी, मुंशी जी की कहानी ज़ब्त हो गई। लेकिन क्रांतिकारी विचार उनके थे, शिक्षक और अदीब थे, तो लिखना तो उनका बंद नहीं हो सकता था। लिहाजा उन्होंने एक छद्म नाम प्रेमचंद से लिखना शुरू किया। तो वहाँ से उनका ये नाम प्रेमचंद शुरू हुआ। और मुंशी चूँकि लगता था नाम के आगे पिताजी के, तो मुंशी हो गए, तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से वहाँ से उनका सिलसिला लेखन का शुरू हुआ। उनकी तालीम या शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो मूल रूप से जैसे बेसिक शिक्षा जो उनकी हुई,
उन दिनों अंग्रेज़ों का शासन था, पहले मुग़ल राज करके गए थे, तो ये सब नवाबी दौर था, तो उर्दू का प्रभाव यहाँ था। शुरू में इसी में शिक्षा होती थी। उर्दू जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं, तो उनकी भी जो बेसिक शिक्षा थी वो उर्दू में हुई। और एक मौलवी साहब के यहाँ उनके पिताजी ने उनको भेजना शुरू किया तालीम के लिए, तो उसी रंग में रंग गए वो, और ग्रेजुएशन स्तर तक भी फिर आपके पास उर्दू रही। तो इस पे बहुत अच्छी पकड़ थी, बराबर से उन्होंने साहित्य सृजन शुरू में उर्दू में किया, फिर बाद में हिंदी में किया। पिताजी का नौकरी के सिलसिले में कभी बनारस, कभी लखनऊ, कभी और देवरिया, कभी गोरखपुर यहाँ आना जाना रहा। सो उसी जद्दोजहद में वहाँ साथ साथ पिताजी के आना जाना, इन सभी जगहों पर उनकी तालीम हुई। और वहाँ की जो परिस्थितियाँ थीं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आंदोलन चलते थे उन पर, उन सब बातों का मुंशी प्रेमचंद जी पर भी बहुत गहरा असर होता था। स्वभाव से मनमौजी थे, स्वाभिमानी थे, तो आपने नौकरी भी की, लेकिन सरकारी नौकरी में भी जो समझौते जैसी बातें होती हैं तो उनके स्वाभिमानी और फक्कड़ स्वभाव को पसंद नहीं रहता था, तो नौकरी से इस्तीफ़ा दिया। फिर शादी वादी के बाद दुनियादारी, घर परिवार को चलाने के लिए फिर बहुत सा सामने चुनौतियाँ आईं मुंशी जी के। 1930 में आपने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया, क्योंकि साहित्य में अभिरुचि थी, तो ये काम उनको लगता था कि मुझे शायद मेरा बेड़ा पार लगाएंगे, इससे कुछ आधार मिलेगा, जीविकोपार्जन होगा। लेकिन साहित्य में या पत्रकारिता में, अदब की दुनिया में हम सब जानते हैं, ईमानदारी से और स्वाभिमान से आदमी काम करता है तो मुश्किल से ही रोज़ी चलती है। अगर हथकंडेबाज है आदमी तो कुछ भी करे या कहीं पे टिके, लेकिन स्वाभिमानी आदमी के सामने चुनौतियाँ आती हैं। वो मर्यादा पत्रिका भी बहुत बढ़िया नहीं चली, साप्ताहिक पत्र फिर जागरण निकाला, उसके बाद में अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया। हंस तो अभी तक भी चलता था, बाद में उनके जो पुत्र अमृत राय ने भी काफ़ी उसको चलाया। उनके जो पुत्र जो अब वो शायद उनकी भी अब डेथ हो गई कई साल पहले, अमृत राय जी, वो खुद एक साहित्यकार थे। उनके अंदर भी पिताजी से प्रेरणा लेके ये साहित्य की तरफ उनकी रुचि रही। अमृत राय जी अच्छे कहानीकार और उपन्यासकार रहे हैं। उनके निर्देशन में फिर बाद में बाकायदा सारा साहित्य मंजर आम पर आया मुंशी प्रेमचंद जी का, उसका पुनर्मूल्यांकन हुआ। तो अमृत राय जी ने अपने पिताजी के साहित्यिक अवदान को सामने लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब ये जो हंस नहीं चला, पत्रिका जो मर्यादा थी उसमें भी इतनी अच्छी बात नहीं बनी। इन सब चीज़ों से इतनी आजमाइश करने के बाद रोज़ी रोटी की अपनी रुचि के बात नहीं बनी। कर्जा भी हो गया मुंशी प्रेमचंद जी पर बहुत सा, उस कर्ज़ में डूबे। तो चूँकि परिवार को चलाने को कुछ चाहिए, घर की चिंता, बहुत छोटे थे तभी पिताजी की डेथ हो गई, तो परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। तो फिर किसी के मशवरे पर या ख़ुद सोचा कि फ़िल्म इंडस्ट्री मुंबई का रुख करूं, चूँकि कहानी आप लिखते थे, उपन्यासकार थे, शायद वहाँ कोई ब्रेक मिले, तो मुंबई का रुख किया। लेकिन वहाँ भी जो स्वाभिमानी व्यक्तित्व का आदमी है, वहाँ भी कदम कदम पर समझौतों की बातें होती हैं। इतना नहीं चले। फिल्म नगरी में हालांकि हमें ध्यान है कि मिलिया मज़दूर के नाम से एक फ़िल्म भी बनी उनकी कहानी पर, हालांकि वो बाद में वो भी माहौल उन्हें रास नहीं आया। वो जहाँ जिस तरह का माहौल फिल्म इंडस्ट्री में हुआ करता था, वहाँ से भी निराश होकर लौटे। उन दिनों बॉम्बे टाकीज में वो हिमांशु राय जी हुआ करते थे, हमने पढ़ा ये सब चीज़ें। तो हिमांशु राय जी ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की कि आप रुकें नहीं, यहाँ रास्ता है और आप बहुत प्रतिभावान लेखक हैं, बहुत आपकी कहानियाँ चलेंगी। लेकिन वो बददिल हो गए, वहाँ से फिर लौट आए, बनारस आ गए। हालांकि हिमांशु राय जी ने ये भी कहा उनसे कि आप बनारस से ही कहानियाँ भेजते रहें, लेकिन लिखें फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया और मन उनका उचाट हो गया। तो ये सब जो जद्दोजहद ज़िंदगी में रही और लेखन जारी रहा, जो कुछ भी उन्हें करना था, समाज से जो देखते थे, द्वेलित होते थे, ये परिस्थितियाँ उनको समाज की जो कचोटती थीं, तो लिखते लगातार रहे।
अच्छी अच्छी कहानियाँ, बड़े उपन्यास जो बहुत से हम सब ने पढ़े होंगे। मैंने कई उपन्यास उनके पढ़ लिए। पहला उपन्यास उनका जो गोदान है वो मैंने शायद 8th या 9th में पढ़ लिया था और उसे अब बार बार पढ़ लेता हूँ। जो उसमें चरित्र हैं धनिया और होरी के, वो अभी भी बड़े मार्मिक किरदार और रोंगटे खड़े करते हैं जब उसको बार बार पढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि जो कुछ भी मैंने उनका पढ़ा है बीच बीच में एक सिलसिले के कड़ियों के तौर पे मैं आपके साथ साझा करूँगा। वो किस तरह से वो जो किरदार हैं उनकी कथाओं के, उनकी कहानियों के, उनके उपन्यास के हम सब से जुड़े हुए हैं। और कवि या लेखक को भविष्य दृष्टा क्यों कहा जाता है, ये मुंशी प्रेमचंद का साहित्य हमें बताता है। अब से 70-80 साल पहले कही गई उनकी बातें समाज में अक्षर से अभी भी सही साबित होती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम उनके साहित्य का मूल्यांकन करें और उसकी गहराई में जाएं और उसको पढ़ें। मुंशी प्रेमचंद जी के जो पुत्र अमृत राय जी हैं, उनके मुताबिक तो बात यही है कि उनका बहुत जो जीवन था बहुत संघर्षों में, बहुत जिद्दोजहद करते हुए गुजरा, अभावों में गुजरा जीवन, लेकिन जो साहित्य साधना थी उनकी वो बदस्तूर जारी रही। हालांकि अभी कुछ विद्वानों का इस पर भिन्न मत भी हुआ है। लोगों का कहना ये है कि नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी के परिवार की आर्थिक स्थिति तो खासी ठीक थी। बहरहाल ये अलग विषय है, इसमें हमें नहीं जाना। हमारा टॉपिक ख़ास तौर से ये है कि हम उनके साहित्य पर खुला विमर्श करें। जो कुछ वो हमें दे गए, जो कुछ वो अदब को दे गए, उसको पढ़ें और जो चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो समस्याओं को जिनकी ओर इंगित किया है, उन पे हमारे चिंतन के ज़रिए क्या रास्ते निकल सकते हैं, हमें अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए, वो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। तो मैंने जो मुख्य उनकी कहानियाँ पढ़ी, मंत्र पढ़ी है, नमक का दारोगा पढ़ी हुई है, कफन, ईदगाह, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, बहुत कहानियाँ मैंने उनकी पढ़ी हैं। और जैसा कि मैंने आपके साथ में साझा किया, 8th या 9th में सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का मैंने जो था गोदान उपन्यास पढ़ लिया था। उसके बाद गबन पढ़ लिया, रंगभूमि भी पढ़ा, कर्मभूमि भी पढ़ा। तो ये सब जो चीज़ें हैं मैं चाहूँगा कि सिलसिलेवार इन पे भी आगे आपसे बात करूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा अगले इस सिलसिले की अगली कड़ी में जो मैंने उनका गबन उपन्यास पढ़ा है उस पर आपके साथ कुछ गुफ्तगू करूँगा। गबन में एक किरदार है रमानाथ, उसी के आसपास सारी कहानी घूमती है। उसके ज़रिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को उठाया है। रमानाथ कैसे उच्च महत्वाकांक्षा के लालच में कुछ जो अनैतिक काम होते हैं वो करता है, गबन करता है, पत्नी के जेबर चुराता है, देशभक्त हैं उनके खिलाफ भी वो सब चीज़ें करता है। तो ये सब चीज़ें एक आदमी जो एक छोटा सा झूठ बोलता है तो उसे छुपाने के लिए कितने बड़े बड़े गुनाह करता चला जाता है। वो बड़ी मार्मिक कहानी है गबन की, मैं आपके साथ साझा करूँगा जो कुछ मैंने उसको पढ़ के, देख के और जो कुछ महसूस किया है। तो अगले सीरीज़ में मैं ज़रूर आपके साथ गबन पे बात करूँगा। और उसमें एक वैश्यावृत्ति की समस्या उस वक्त भी समाज में होती थी, उसको उठाया है, उसका हल भी सुझाया है। तो एक बड़े साहित्यकार की यही खूबी होती है कि सामने से साहित्य अगर समाज का दर्पण है, सामने जो कुछ देख रहा है उसको चित्रित करता है, तो साथ में क्या होना चाहिए समाज में, जो समस्याएं उनके समाधान क्या हैं, उनको भी चित्रित करे, रेखांकित करे या उतारे अपने साहित्य में। तो मुंशी प्रेमचंद जी की तमाम कहानियाँ, तमाम उपन्यास इन सब बातों को भी हमें आगे बताते हैं या रास्ता भी सुझाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उनके जो भी उपन्यास या कहानियाँ रही हैं उन पे विस्तार से चर्चा की जाए, विमर्श किया जाए। तो मैं अगली सीरीज़ में ज़रूर आपसे ये करूँगा बात। फ़िलहाल इस समय इतना ही पर्याप्त है। हमने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जाना और आगे उनके साहित्य पर विमर्श के लिए एक रास्ता खुला। शेष अगले अंक में। नमस्कार।